गणित के कुछ शब्दावली। गणित मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणना करना। अंक डिजिट। अंक एक प्रतीक या नाम है जो इकाई संख्या को दर्शाता है और इकाई से ज़्यादा संख्या को बनाता है। अंक केवल 10 होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के 10 हैं। यानी अंकों की संख्या 10 होती है और इन्हें संख्या भी कहते हैं। यानी कि संख्या को अंक की सहायता से दर्शाया जाता है और अंकों की सहायता से संख्याएं या संख्या बनती है। संख्या गणित में वह इकाई या प्रतीक जिसका उपयोग नापने, गिनने और किसी नामकरण के लिए किया जाता है। गणित में वह इकाई, वह प्रतीक जिसका प्रयोग नापने, गिनने या किसी नामकरण का मतलब जैसे हम सरलीकरण का सवाल लगा रहे हैं 1/2 धन 1/3, तो यहाँ पर 1/2 जो संख्या है उसका हम नामकरण किए हैं, नापे नहीं है, गिने नहीं है, उसका नामकरण किए हैं। यानी कि गणित में वह इकाई या प्रतीक जिसका उपयोग नापने 2 मीटर, 3 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 लीटर, गिनने 1, 2, 3, 4 वस्तुएं या किसी का नामकरण, यानी किसी अंक के पीछे, संख्या के पीछे कोई इकाई न लिखी हो तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं के लिए किया जाता है, वह संख्या होती है। इनको अंकों की सहायता से 0 से लेकर अनंत तक बनाया जा सकता है। यानी संख्या हमारी अंकों की सहायता से बनती है जिसकी शुरुआत 0 से लेकर अनंत तक उनको बनाया जा सकता है। संख्या के प्रकार। संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से 12 प्रकार की होती हैं, जिसमें है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो प्रकृति में है, प्रकृति में जो कुछ है वो गिना जा सकता है, वो गिना जा सकता है, इसलिए उसे 1 से लेकर अनंत तक हम दर्शाते हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे धूल है, पानी है, जो कुछ बहुत ज़्यादा है वो अनंत हो गया है। जो प्रकृति में है, जिसका नाम है, जिसका नामकरण हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक तो जरूर होगी, एक चीज़ तो जरूर होगी, इसलिए इसे कहा गया है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूरी संख्या कौन होती है? जो 0 से लेकर अनंत तक, बस एक के पीछे कदम हो जाए 0, 0 से अनंत तक। यहाँ पर एक 0 के बाद एक भी है पूर्ण संख्या में, लेकिन एक से पीछे पूर्ण, यानी कि प्रकृति से हटकर जो प्रकृति को बनाने वाला है, प्रकृति को सपोर्ट करने वाला है, वो जो निर्वात है, जो ब्रह्मांड है, जो शून्य है, वहाँ से शुरू होकर के अनंत तक की बात करें तो वो होती है पूर्ण संख्या। सम संख्या। सम 2 अक्षर हैं, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहेंगे। विषम 1, 2, 3 जो 2 से नहीं कटेगी। 2 से अविभाजित संख्या को विषम संख्या कहेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, यानी संख्याएं हैं, इसका मतलब संख्याएं हैं। विषम संख्या, विषम ओड नंबर्स जो 2 से विभाजित न हो। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की सहायता से बनती है।
पूर्ण अंक। पूर्ण अंक इसमें धनात्मक संख्या, जैसे हमने कहते 1 2 3 4 5, इन सब अंकों के आगे प्लस का निशान होता है, और उसकी आगे अगर माइनस लगा दें तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक की जो बीच की कड़ी होती है वो होती है शून्य संख्या। शून्य पर न धनात्मक निशान होता है न ऋणात्मक निशान होता है। शून्य से एक तरफ जाने पर धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और दूसरी तरफ जाने पर ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे हमारे पास 2 रुपये है, हम मार्केट में गए, हमको सामान लेना पड़ा 5 रुपये की, तो हम दुकानदार को 2 रुपये दिए और दुकानदार ने कहा कि अभी आपको 3 रुपये देने हैं। तो दुकानदार कहेगा कि ऋण 3 रुपये आप पर है, ऋण 3 रुपये आप पर है, यानी कि पूरा का पूरा अंक है वो ऋण 3 रुपया। यानी कि 2 में से 2 रुपये हमारे पास था, ऋण 5 घटाए तो जो बड़ी संख्या होती है 5 में से 2 घटा देंगे और जो बड़ी संख्या आती है जो निशान होगा उसी का निशान लग जाएगा। हमारे पास थी 2 रुपया और 5 रुपये का जब हमने सामान लिया तो हमारे पास कितना रुपया बचा, तो हम घटा रहे हैं। तो देख क्या रहे हैं कि 5 बड़ी है 2 छोटी है, तो 5 में से ही 2 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 जाए 3, और जो निशान इसके आगे है तो वो निशान लगाइए ऋण 3 रुपया। तो ये है धनात्मक और ऋणात्मक। उसके बाद शून्य की सहायता से जो अंक बनते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक। भाज्य संख्या, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर्स, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमने बोल दिया 5, तो 5 को सिर्फ 5 ही काटेगा और 1 काटेगा। हमने बोल दिया 3 को सिर्फ 3 ही काटेगा और 1 काटेगा, यानी कि 1 गुणे 3, 1 गुणे 5, 1 गुणे 7 जो है 7 को ही काटेगा और 1 भी काटेगा। तो जिसके 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमने बोल दिया 4, तो 4 का हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणे 1, यानी कि यहाँ पर 3 गुणनखंड है 2 गुणे 1, नहीं 2 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, गुणनखंड हो जाएगी, उससे कहते हैं भाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, यहाँ पर को इसमें डैश प्राइम, यहाँ पर 2 संख्याओं के बारे में बात है, जहाँ 2 संख्याओं में एक ही उभयनिष्ठ संख्या हो, सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ संख्या हो, यानी कि उन दोनों संख्याओं में मात्र एक ही कॉमन हो, उसे असहभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि एक कॉमन का मतलब इनका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 होगा। दो या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ या महत्तम समापवर्तक केवल 1 ही हो, उसे असहभाज्य संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को p/q, m/n या अंश बटा के हर लिख लें। परिमेय, जिन संख्याओं को
रेशनल नंबर्स जिन संख्याओं को p बाई क्यू यानी p बटा के क्यू, m बाई एन m बटा के एन, इसका मतलब अंश बटा के हर के रूप में लिख लें, लेकिन शर्त यह है ये हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर शून्य हर का मान हो जाएगा तो ऊपर वाली संख्या में भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाएगा, इसलिए हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू, m बाई एन और अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिन संख्याओं को परिमेय के रूप में न लिख पाए। ठीक है ना, यानी कि इनको लिख तो लेंगे, रूट जैसे रूट हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इनको लिख तो लेंगे लेकिन बट्टे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख लेंगे तो परिमेय संख्या, अगर नहीं लिख पाएंगे तो अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिनका हम अनुप्रयोग करते हैं, जोड़, गुणा, घटाना और दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या है जो सिर्फ कल्पना की जा सकती है लेकिन उनका अनुप्रयोग होना मुश्किल है, वैसी संख्याओं को कहते हैं अवास्तविक संख्या, जिन संख्याओं का अनुप्रयोग न हो सके। जैसे कि हमने कह दिया √-9, √-9 का मान नहीं निकलेगा। संख्याओं में भाग संक्रिया। अब हम भाग के बारे कुछ शब्दावली को समझेंगे। डिवीजन ऑन नंबर्स। माना कि किसी संख्या b में संख्या a से भाग देने पर c बार जाता है और d शेष बचता है, तब इसे ऐसे दर्शाएंगे। a से भाग दिए, b में c बार गया और d शेष बचा। या ध्यान देखिएगा, ये ऊपर लिखे हैं इसका भागफल और यहाँ पर इधर लिखे हैं, ये पुरानी पद्धति है, ये नई पद्धति है। तो a से b में भाग दिए हैं, c बार गया, d शेष बचा है, तो इनका क्या नाम होगा देखते हैं। जिससे हमने भाग दिया, a से भाग दिया, उसे भाजक, क माने करने वाला, क्या भाग करने वाले को कहते हैं भाजक। यानी जो भाग करेगा, जिसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उसे कहेंगे भाजक, उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजर। भाज्य जो भाग हो जाए, जो भाग हो जाए, वो बी जिसका भाग हो जाए, यानी कि बी क्या है, भाज्य, भाग हो जाए, भाजक द्वारा भाग हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य, उसे कहते हैं डिविडेंड। अगला है भागफल। भाग देने पर जो फल बचा, सी, उसे कहते हैं भागफल, क्विसेंट। अगला है जो शेष बचा, उसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल। तो भाज्य जिसका भाग हो जाए उसका मान कैसे निकालेंगे? तो उसका मान निकालने के लिए क्या है, भाजक जिससे हमने भाग दिया था और गुणे भागहस जितनी बार वो गया था, अगर इन दोनों का गुणा कर दे, क्योंकि हमने तो इसका इतनी बार पहाड़ा पढ़ा था, इसका इतनी बार पहाड़ा पढ़ के इसको हमने घटाया था, तो जितना बार इतना पहाड़ा पड़ा तो फिर उसको गुणा करके जितना घटाने के बाद बचा या न बचा, तो उस शेष को जोड़ देंगे तो भाज्य निकल जाएगा। समझ आ रहा होगा? जैसे सिंपल वे में हमने आगे बता दिए, आगे बताएं। भाजक भाग करने वाली संख्या, भाज्य भाग हो जाने वाली संख्या, भागफल भाग देने पर आया फल, जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे, शेष फल भाग देने के बाद बची संख्या। जैसे कि उदाहरण देखिए, हमने 115 लिखा और 2 से भाग दे रहे हैं। दिखने में सिंपल है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है।
तो हम यहाँ पर 2, 5, 10 नहीं करेंगे, सीधा बंद करेंगे, पीछे से बंद करेंगे। हमने देखा 1, हमको 1 में भी भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो 1 आए या तो 1 से कम आए, शर्त यही है। तो हमने 2 1 कम 2 कर दिया तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ लिए, 2 शून्य 0 और 1 में से 0 घटा तो बचा 1, तो हमने 0 बार ले गए और 0 को घटाए तो 1 शेषफल बचा यहाँ पर। फिर अगली संख्या 1 ठीक उसी के नीचे उतर गई, अब हो गई 11। अब हम पढ़े 2 5 10, 10 घटाए तो बचा 1, अब फिर बचा 5, 5 उतार दिए, 2 7 14, शेष बच गया 1, घटाने के बाद बचा 1। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जिससे भाग दिए हैं वो है भाजक 2, जिसमें भाग दिए हैं वो है भाज्य 115, जितनी बार गया है वो है भागफल 57, और जो शेष बचा है 1 वो है शेषफल। तो क्या शर्त यहाँ पर कि भागफल का गुणा भाजक में कर दिया जाए, यानी कि 57 गुणे 2 और जो शेष बचा है उसको जोड़ दिया जाए। तो हमारा क्या निकल जाना चाहिए, भाज्य, यानी कि 115। हमारा क्या निकल जाना चाहिए, 115। तो 2 7 14, 2 5 10 11 गुणा तो हो गया, अब प्लस 1, तो 114 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 115, यानी कि 115 ये भी है, उसके बराबर 115 ये भी है, यानी कि दोनों बराबर हो गया। अगला टर्म है अबेकस। अबेकस वह यंत्र है जिस पर हम किसी संख्या के अंकों को भौतिक रूप से दर्शाया जाता है। अबेकस वह यंत्र है जिस पर किसी संख्या के अंकों को भौतिक रूप से दर्शाया जाता है। अबेकस होगा, उसके ऊपर कुछ रॉड लगे होंगे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा को दर्शाते हैं। वंस, टेंस, ये हो गई इकाई, ये हो गई दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इस पर किसी संख्या को, अगर मान लीजिए वह संख्या 12,420 है, तो यहाँ पर 12,000, 1 2 12,420, 1 2 3 4 120, यानी कि 2, और इकाई पर 0 है तो यहाँ कुछ लिखेंगे, यानी कि क्या हो गया, 12,420। अब बेकस पर कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। अगला है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या का उसके अंक या अंकों का उस संख्या में स्थान के आधार पर मान लिखना। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी संख्या का, कोई संख्या दी गई है, उसके अंक किसी एक अंक का या सभी अंकों का उस संख्या में स्थान के आधार पर मान लिखना या निकालना ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 2507, अगर इसमें हर अंक का स्थानीय मान देखें तो 7 इकाई पर है, तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 7 गुणे 1 बराबर के 7। दहाई का मतलब 10 होता है, तो 0 गुणे 10 का मतलब 10 गुणे 0 बराबर 0। 5 सैकड़ा पर है, तो सैकड़ा मतलब 100 होता है, 5 गुणे 100 बराबर 500। 2000 पर है, 2 गुणे 1000 बराबर के 2000। यहाँ पर हर अंकों का हमने स्थानीय मान निकाला जो अलग अलग आया है। अगर एक अंक का निकालना है, जैसे 5 का ही निकालना होता है तो 5 गुणे 100 निकालते, इसका सिर्फ मान आता है 500। अगला है जाति मान, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू। किसी संख्या में स्थित अंक या अंकों को अंक के रूप में लिखना ही जाति मान कहलाता है।
अंक के रूप में लिखना है, डिजिट के रूप में लिखना है। जैसे फिर वही संख्या है 2507 में जातिमान कितना होगा, तो यहाँ पर 2 जो लिखा है उसका जातिमान 2 ही होगा, 5 का जातिमान 5 ही होगा, 0 का जातिमान 0 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। यानी कि जातिमान में वो अंक जिस अंक का बना होता है उस अंक को ही लिखा जाता है, ये होता है जातिमान। पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या, जो पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है, वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें दी गई संख्या में से एक घटाना होता है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 5 से घटा दीजिए 4। खास बात क्या है, खास बात यह है प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की गई है, यानी कि शुरुआत इसकी 1 से होगी, ठीक है। प्राकृतिक, अब उसके बाद क्या कर, उसके पहले की प्राकृतिक संख्या यानी कि अंतिम संख्या कोई आएगी तो वो 1 ही आएगी। यानी कि अगर हमने कोई प्राकृतिक संख्या ले लिए 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 2 - 1 बराबर के 1। अगर 1 ले लिए तो 1 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं पूर्ण संख्या है। क्या होगा, पूर्ववर्ती में एक कदम पीछे, पूर्ववर्ती में पीछे, पूर्ववर्ती में पीछे। अनुवर्ती या परवर्ती संख्या, ज़्यादातर अनुवर्ती का उपयोग किया जाता है। अनुवर्ती परवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर्स। किसी प्राकृतिक संख्या की ठीक अगली संख्या, अगली प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक अगली संख्या या अगली प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि अगली, यानी कि एक जोड़ना पड़ेगा। अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए संख्या में एक जोड़ना होता है। फिर वही 5 है, 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। तो 5 की अनुवर्ती संख्या 6 होगी। अनु आना, अगला चीज़ जो आएगा, अगला जो आएगा वो होगी अनुवर्ती। अनु आना, अगली संख्या जो पड़ेगी आएगी वो होगी अनुवर्ती संख्या। अगला है आरोही क्रम। आरोही क्रम हिंदी में है, अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों वर्ड यूज होता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर संख्याएं दी होती है, किन्हीं दिए गए संख्याओं या मात्रा को उनके बढ़ते संख्या क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की ओर लिखना। यानी कि सबसे कम पहले लिखा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा लिखा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा लिखा जाएगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसका, फिर सबसे बाद में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मात्रा है या सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। इसी क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। असेंडिंग, ए से शुरुआत करेंगे, शुरुआत 1 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीज माने बढ़ना, असेंडिंग बढ़ना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना असेंडिंग या आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ अंक या संख्या दी है, मतलब हम संख्या दी हैं 5 4 0 1 6 को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये सबसे छोटी संख्या इसमें से ढूंढना होगा। 0 को पहले लिखिए, उससे बड़ी संख्या 1 को लिख लिए, 1 से बड़ी संख्या 4 को लिख लिए, 4 से बड़ी संख्या 5, अब 5 से बड़ी संख्या 6। ये हो गई आरोही क्रम में व्यवस्थित। अवरोही
यानी कि डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। किन्हीं दिए गए संख्याओं को या मात्रा को उनके घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम वाले संख्या को, वैल्यू वाली संख्या को लिखेंगे। इस क्रम को ही कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हम फिर वही संख्या ले रहे हैं, 5 4 0 1 6 अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को 6, उससे छोटी 5, उससे छोटी 4, 4 से छोटी 1, 1 से छोटी 0। ये हो गया अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याएं। भिन्न फ्रैक्शन, यदि किसी संख्या को अंश बटा हर या p बटा q या m/n के रूप में लिखते हैं तो अंश और हर का मान, जहाँ पर अंश और हर का मान पूर्णांक संख्या हो और जहाँ पर हर का मान शून्य न हो, भिन्न कहलाता है। सीधे सीधे किसी संख्या को अंश बटा के हर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा के हर के रूप में लिख लें, लेकिन हर का मान शून्य न हो। शून्य इसलिए न हो कि शून्य होने पर भाग देने पर, शून्य से भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाएगा, इसकी गणना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य न हो भिन्न कहलाता है। जैसे कि 2/5, 3/5, 7/2 इत्यादि। अगर हमने लिख दिया 2/0 तो शून्य से भाग देंगे तो इसका मान अनंत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है ये? उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम हो, यानी ऊपर वाले संख्या का मान नीचे वाली संख्या से कम हो, उसे प्रॉपर कहते हैं। न्यूमिनेटर का मान डिनोमिनेटर से कम हो, उसे प्रॉपर कहते हैं। जैसे कि 1/2, 2/3, यहाँ 1 का मान 2 से कम है, 2 का मान 3 से कम है, 3 का मान 5 से कम है, 7 का मान 9 से कम है। जहाँ ऊपर दिया गया संख्या या अंक नीचे वाली संख्या से कम हो, उसे प्रॉपर कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे इत्यादि। अनुचित भिन्न क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से अधिक हो, यानी यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी अंश का मान ज़्यादा और हर का मान कम, अंश का मान ज़्यादा हर का मान कम, न्यूमिनेटर का मान ज़्यादा डिनोमिनेटर का मान कम, न्यूमिनेटर का मान ज़्यादा डिनोमिनेटर का मान कम इत्यादि। इससे कहते हैं अनुचित भिन्न। अगला है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न की उत्पत्ति अनुचित भिन्न से ही पैदा होती है। जब अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित संख्या के रूप में लिखते हैं तब संयुक्त भिन्न कहलाता है। यानी कि जब न्यूमिनेटर का मान या अंश का मान ज़्यादा है तो हम नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, जितनी बार पूरा आएगा वो उसकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, और जो शेष बचेगा उसको भिन्न के रूप में फिर लिखेंगे। तो ऐसे रूप को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड किसका मिक्स्ड है भैया? किसका मिला हुआ है? प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का मिक्स हो गया। इन दोनों के मिक्स रूप को ही हमने कह दिया संयुक्त भिन्न। देखते हैं कैसे। यहीं से हम उठा ले रहे हैं 3/2 को उठा ले रहे हैं। तो 3/2 क्या था? अनुचित भिन्न था। हमने इसमें क्या देखा था? इसमें अंश जो है ज़्यादा है और हर कम है, तो हमने इसे भाग दे दिया। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जा रहा है तो 1 को हम आगे लिख लिए। तो भाग देने पर 3 में से 2 घटने पर 1 बचा, तो 1 से 1/2। तो क्या मिला हमको? यहाँ तो 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या मिल गई। यानी कि इम्प्रॉपर को हम बदल रहे हैं तो प्रॉपर मिल रहा है,
और एक पूर्णांक मिल रहा है, यानी इम्प्रॉपर की सहायता से हमने प्रॉपर प्राप्त किया। तो इन दोनों के मिक्स को क्या कह रहे हैं? मिक्स नंबर, संयुक्त भिन्न। 5/3 भाग देने पर 2 बचा, 2/3 यानी कि 3 एकम 3, 5/3 जाए 2, 1 से 2/3 संयुक्त भिन्न होता है। आगे देखते हैं, ये 2/1 को देखते हैं एक बार। 2/1 को देखें तो 2 में 1 से भाग दिए तो बच्चा 2 बार गया, लेकिन बचा शेष कितना? 0 और बटा 1। तो फिर सही है, क्योंकि हम 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा। इसके गुणा करने के बाद इसमें जोड़ा जाता है 1 2, तो यहाँ 2 और 2 धन 0 बराबर के 2 ही होगा, 2 ही आएगा। समझ आ रहा है? ये उसको दर्शाया गया है, 0 में 1 से भाग दिया गया, 1 0 0, यही होगा। आगे है गुणनखंड, फैक्टर। इसकी कुछ शब्दावली क्या है? गुणक, गुणा करने वाला, मल्टीप्लायर। गुणक का माने करने वाला, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा करते हैं या किया जाता है उसे कहते हैं गुणक। जिससे हम गुणा करते हैं किसी संख्या में। अगुण्य जिसमें गुणा होता है, गुण्य गुणा हो जाए, गुणा हो जाए, गुणा हो जाए। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है। वह संख्या है जिसे किसी संख्या से गुणा होते हैं, यानी यही वह संख्या जिसमें गुणा करना है। गुणक क्या है? उससे गुणा किया जाएगा। गुणनफल, जब दोनों को गुणा कर दें, गुण में गुणक से, गुण में गुणक से गुणा करने पर जो मिलेगा उसे गुणनफल कहेंगे, अंग्रेजी में प्रोडक्ट। किसी दो संख्याओं को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह गुणनफल कहलाता है। जैसे 25 का गुणा 11 से किए हैं, 25 का गुणा 11 से किए हैं, तो यहाँ 11 गुणक है और 25 में किए गुण है। गुणा करने के बाद जो आया है वो गुणनफल है। यहाँ गुणा का एक नियम लगा है, जब 11 का गुणा करते हैं तो गुणा का एक तरीका ये है कि ऊपर दी गई संख्याओं को उतारा कैसे जाता है। ये 5 है तो 5 को उतार दीजिए, 5 और 2 है तो 5 2, अगली बार क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7। अब देखते हैं आगे कुछ नहीं है तो 2 को उतार देंगे। तो चाहे आप 11 का पारा पढ़ लें, चाहे ऐसे कर लें, इकाई को उतार लें, इकाई को फिर अगली संख्या से जोड़ देंगे, फिर इसके आगे भी कुछ रहेगा तो जोड़ के फिर आगे लिख लेंगे, लास्ट वाली इकाई संख्या को उतार लेंगे। तो 5 5 2 7 और 2, ये आपका गुणनफल है। आगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर। यदि यहाँ पर कैसे प्राप्त करना है? यदि दो संख्याएं हैं ए और बी को गुणा करने पर गुणनफल ए बी प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ए और बी ए बी का गुणनखंड है, फैक्टर कहलाएंगे। यानी कि किसी दिए गए संख्या में जितने उसके खंड हो सके वही गुणनखंड होगा। किसी संख्या को जितने गुणनखंड कर ले, जितने खंड कर लें, जितना खंड कर लें गुणा के रूप में, वही गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि 15 को खंड में करना है, गुणा के रूप में करना है, तो 3 गुणे 5, 3 5 15, छोटे से छोटी इकाई में करना है, 3 5 15 गुणे 1, 3 5 15 गुणे 1 यानी कि 15। यहाँ पर गुणनखंड क्या है? यहाँ पर 3 और 5 और 1 क्या है? गुणनखंड है। 16 का देखते हैं, 2 3 6 गुणे 1 यानी कि 2 3 6 1 क्या है? गुणनखंड है। 12 के देखते हैं, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 कम 12। यहाँ पर कितने? 4 हो गए। यहाँ पर 12 कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पर गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3। 15 कितने गुणनखंड हुए? 3। 6 कितने हो गए? 1 2 3। 6 कितने गुणनखंड हुए? 3। तो भाज्य संख्याओं का 2 से अधिक, अब हम पीछे जब देखे थे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जबकि अभाज्य संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जो पीछे हम पढ़े थे अभाज्य और भाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। इसका मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो अपने से कटे, एक से भी कटे और किसी और से भी कटे और से भी कटे, किसी और से कटे। यानी कि भाज्य संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट जाए या दो से अधिक गुणनखंड हो जाएं, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या जिसे सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, वो खुद हो और एक हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। गुणा के कुछ नियम देखते हैं। जब दिए दो संख्याओं जिसमें गुण और गुणक हो में पीछे का अंक शून्य हो, पीछे का अंक यानी कि इकाई का अंक या पीछे का दिया गया अंक या अंक शून्य हो, तब शून्यों को या शून्य को उतार कर शेष संख्या से गुणा करें। जैसे कहने के पीछे वाली बात है। यहाँ पर इकाई पर देखें शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, यानी कि गुणक और गुण है, दोनों में दो शून्य है, एक और दो शून्य, दोनों शून्य को उतार लीजिए। एक और दो, एक और दो, ये दोनों शून्य उतर गए, यानी कि इन दोनों शून्य की कहानी खत्म, दोनों शून्य की कहानी खत्म। अब बचा 6, 6 5 30, 30 को 0 हासिल लेगा 3, 6 दूना के 12, 12 3 15, ये आपका गुणा हो गया। जैसे यहाँ देखते हैं 3000 गुणे 700, तो यहाँ देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 शून्य है, इन 5 शून्य को उतार लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी इन शून्यों की कहानी खत्म। बचा 7 गुणे 3, तो 7 3 के 21, आप यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 205 गुणे 30 है, ये अंकों के बीच शून्य का नहीं उतारेंगे, वो पीछे वाले शून्य को ही उतारेंगे, यानी कि यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य को उतार लीजिए, एक पीछे वाले शून्य की कहानी खत्म। अब बचा 3, अब 3 का गुणा करिए, 3 5 15, 3 दूना के 6, ये मान आ गया। अच्छा, जब दिए गए संख्या का पहाड़ा आता हो तो कैसे करें? जब संख्या दी गई है और पहाड़ा आपको आ रहा है तो कैसे करें? जैसे कि 30 गुणे 25 है, 30 गुणे 25 है, तो हमको पता है, मान लीजिए 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं पीछे शून्य है, इस शून्य को तो हमने उतार लिया, बच्चा ऊपर 3, बच्चा ऊपर 3, तो नीचे का पहाड़ा ना आ रहा तो ऊपर तो आ रहा है, तो ऊपर से शुरू कर दे रहे हैं। 3 5 15 हासिल लगा 1 का, 3 दूना के 6, 6 1 7, 750। इसमें देखते हैं 16 गुणे 45 है, 45 का पहाड़ा तो आ नहीं रहा है, 16 का आ रहा है, तो 16 5 80, 8 बच गया, 16 चौके 64, 64 8 72, ऊपर का पहाड़ा आ रहा है तो ऊपर से ही गुणा करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए वही आपका गुणक है, ये आपका गुण है। आगे देखते हैं 2 शून्य है यहाँ पर पीछे, दोनों शून्य को अंदर से उतार ली, इसकी कहानी पीछे वाले शून्य की कहानी खत्म। नीचे 36 ऊपर 15, तो हम 15 को ही गुणक मान ले रहे हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 15 छक्का 90, शून्य हासिल लगा 9 का, 15 तो यहाँ 45, आप 45 और 9 54, ऊपर के ही पहाड़े से हमने काम कर लिया। यहाँ हमने गुण की पहाड़ा की सहायता से गुणा किए हैं। अच्छा, आगे क्या है? दूसरा नियम क्या है? 768 है, 112 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 112 को तो पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि 12 का पहाड़ा आता है, तो हमने 12 का ही पहाड़ा शुरू कर दिए। 12 8 96, 9 12 छक 72, 9 81, 1 हासिल लगा 8 का, 12 7 84, 84 8 96, 84 8 8 4 12 92, ठीक है। तो आपका क्या हो जा रहा है, ये 12 वाली कहानी तो खत्म, बचा 1, तो 1 का गुणा कब करेंगे, कैसे करेंगे? 1 के नीचे ही लिखेंगे, जो गुणा 1 का करेंगे 1 के नीचे 1 8 8, 1 छक्का 6, 1 7 7, अब ऐसे जोड़ दीजिए, 6 1 8 2 10, 9 6 15, 1 16, 7 1 8, 532 गुणे 157, तो
तो हम यहाँ देख रहे हैं 157 का पढ़ा भी नहीं आता है और 57 का भी नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि 5 का आता है, 15 का आता है। तो हम 7 का एक बार कर ले रहे हैं, फिर 15 करेंगे। तो 7 दूना के 14, 1 7 1 21 22 2 7 5 35 2 37। तो यहाँ पर ये हो गया। अब 15 का आता है, तो 15 के देखते हैं 5 के नीचे ही लिखेंगे। 15 दूना के 30, 3 का 5 45 3 48, 4 का 15 5 75, 4 79। तो आपका ये 2 लाइन में ही गुणा हो जाएगा। 4 2 4 8 7 15 9 3 5 13 7 1 8। अब यहाँ देखते हैं 4506 गुणे 1213। अब यहाँ देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या का तो पाड़ा नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि 13 का आता है और 12 का आता है। तो हम 13 का ही पाड़ा पढ़ दे रहे हैं। 13 छक 78, 13 पाँचे 65, छक्का 13 चौका 52, 52 छः 58। ये दो स्थान कवर कर लिया। अब 12 का जब करेंगे तो 12 के नीचे ही सीधा लिखेंगे 12 छक 72। देखिए जो सूची के नीचे लिखिएगा 12 छक 72, 12 पाँचे 60, 6 12 चौक 48 6 54, 48 6 54। अब इसको जोड़ दीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट में गुणा कर सकते हैं। एक और नियम है, जब इकाई के स्थान में 5 हो और उसके अन्य स्थानों पर समान संख्या हो, किसके गुणक में और गुण दोनों में समान संख्या हो, तब इकाई का गुणा इकाई में और शेष संख्या का अगले संख्या यानी एक जोड़ करके गुणा कर दें, माना जाएगा। यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होना जरूरी है? 5 का होना जरूरी है। इकाई के स्थान में 5 होना जरूरी है। अगली संख्या कोई भी हो लेकिन बराबर हो। तो इकाई के स्थान में 5 है, तो 5 5 25। अब जब 2 का गुणा करेंगे, 2 में नहीं, 2 से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 3 6। उसी तरह 65 गुणा कर रहे हैं, दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो 5 5 25। अब यहाँ दोनों जगह 6 है, तो एक 6 को लेंगे, एक में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, 6 एक 7 कर लेंगे, 6 7 42। उस तरह 125 है, तो 5 5 हमको मिल गया, 5 5 25, 12 है और एक कदम आगे बढ़ जाए 13। तो 12 यहाँ 13 हो जाए, 12 के बाद यहाँ 36 को 6 हाथ से लगा 3 का, 12 का 12 3 15, ये हो जाएगा। उसी तरह 155 गुणे 155 है, 5 5 25। अब 15 गुणे 16 करेंगे, 15 छक्का 90, 9 का 15 का 15 9 24। ये थे कुछ गुणा के नियम। शेष हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।